हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग का जैसा कि सोशियोलॉजी का 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारा जो प्रीवियस क्लास था जिसमें हम लोग क्लास 14 में 240 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज क्लास 15 में हम लोग 241 क्वेश्चन से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तथा देखेंगे कि इसको ये जो क्वेश्चंस है इन्हें किस एग्ज़ाम में आए हैं तथा इसे पूरी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा जो 241 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये जीडीसी एग्ज़ाम 2013 में आ चुके हैं। तो इस चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 241 पूछा जा रहा है कि वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था। वैश्विक ग्राम का विचार यहाँ पे देखिए आपके चार ऑप्शंस है: एंथनी गिडिंग्स, मार्शल मैक्लूहन, इमानुएल ई अनी टॉट। तो इन चारों में से पूछा जा रहा है कि वैश्विक ग्राम का विचार जो है वो किसने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल मैक्लूहन। अब हम लोग देखेंगे कि मार्शल मैक्लूहन कौन थे। तो उन्होंने 1960 में उनकी जो प्रयोग था जिसका कि नाम था ग्लोबल विलेज, उनके प्रयोग का नाम था ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने वैश्विक ग्राम के परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया था। तो मार्शल मैक्लूहन जो थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं। वे कनाडा के समाजशास्त्री थे और उन्हें उनकी जो आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था है जिसमें टीवी, इंटरनेट हुआ, फैक्स हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने एक अध्ययन किया था, जिसके अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने बताया था कि ये जितने संचार माध्यम की चीज़ें हैं वो क्या है, समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का कोशिश करती है। साथ ही साथ मैक्लूहन ने ये भी बताया था कि जनसंचार के जो ये नवीनतम साधन है इसके कारण संचार माध्यम के द्वारा जो संपूर्ण विश्व है वो छोटे से एक समुदाय या छोटे से एक गांव के रूप में बनता जा रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि आज हम दुनिया के चाहे किसी भी जगह में रहें, किसी भी कोने में रहें, तो व्यक्ति क्या करता है कि किसी भी दूर व्यक्ति से पलक झपकते ही उसे संपर्क स्थापित कर सकता है। वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, चैट के माध्यम से वो कर सकता है। जैसे क्या उन्होंने बताया कि किसी गांव के व्यक्ति से मान लीजिए कि जैसे मान आप अमेरिका में रहते हैं तो आप वीडियो कॉल करके अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग गांव में ही रह रहे हैं। गांव में क्या होता है कि एक दूसरे से व्यक्ति का समीपस्थ का सिद्धांत पाया जाता है, एक दूसरे से लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि गांव के रूप में ही छोटे से वैश्विक ग्राम के रूप में बनता जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि एक दूसरे के हम लोग दुख सुख में भागी ले रहे हैं, उसके बाद उनके साथ आपस का संबंध बनता जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, उन्होंने वैश्विक ग्राम का माध्यम बताया था। किसको बताया था? संचार के माध्यमों को बताया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 242 पूछा जा रहा है कि एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित मॉडलों में से किस मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया था। तो उन्होंने 4 मॉडल का वर्णन किया था। वे मॉडल थे अमेरिकन प्रारूप, रूसी प्रारूप, ब्रिटिश प्रारूप और इनमें से कोई नहीं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने किसका वर्णन किया था? पश्चिमीकरण का वर्णन किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश प्रारूप में जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है वो किसके अंतर्गत आई थी? ब्रिटिश प्रारूप के अंतर्गत आई थी। तो एम.एन. श्रीनिवास जो थे जिन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी प्रस्तुत किया था, पश्चिमीकरण की अवधारणा भी प्रस्तुत किया था। तो श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया था जो कि भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी राज्य की अवधि में हुई थी। किसके राज्य की अवधि में हुई थी? ब्रिटिश राज की अवधि में वो घटना
घटी थी। अर्थात MS श्रीनिवास का जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है वो ब्रिटिश प्रारूप के अंतर्गत आया। MS श्रीनिवास को संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जिसमें जो निम्न जाति के लोग होते हैं वे अपने से उच्च जाति के लोगों को उनकी जो रीति रिवाज या संस्कृति है उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका भी समाज में जैसे द्विज जाति का ऊंची जाति के लोगों का स्थान है उसी प्रकार से उनका भी स्थान हो सके। और पश्चिमीकरण की अवधारणा भी किसके अंतर्गत आई थी? ब्रिटिश प्रारूप के अंतर्गत आई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 243 पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिया गया है कि किस समाजशास्त्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो AR देसाई, आंद्रे वितेई, BR चौहान और DN धनागड़े। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AR देसाई का। इन्होंने भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कौन सा परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया था? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया था। अब मार्क्सवादी विचारधारा के जो आजन्म प्रतिबद्ध रहे हैं उनमें क्या होगा कि जो समाजशास्त्री थे AR देसाई, जिनका कि आपको पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम था अक्षय कुमार रमनलाल देसाई। उनकी गणना बम्बई के विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों के रूप में की जाती है। वास्तव में देसाई क्या थे? भारत में एक समाजवादी विचारधारा और पद्धति का प्रयोग कर दूसरे जो शोधकर्ता थे उसी की राह में वे अपना भी प्रयोग कर रहे थे। उनकी जो पुस्तक थी भारतीय राष्ट्रवाद, जब इसको ठीक ढंग से देखा गया तो हमें यह पता चला कि जो औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या किया था, उन्होंने विभिन्न प्रकार के अंतर्विरोधों से जो भारत है वो क्या हुआ, ग्रसित हो चुका है। उनकी जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी विचारधाराएं जन्म ले रही हैं, इसलिए उन्होंने भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है कि कार्ल मार्क्स थे वो समाज में बताए थे कि समाज में चाहे जो भी क्षेत्र हो, जैसा भी क्षेत्र हो, इसमें क्या होता है कि 2 तरह के लोग पाए ही जाते हैं। एक तो हो गया जो मालिक वर्ग के लोग हुआ और दूसरे जो मजदूर वर्ग के। मान लीजिए जैसे खेती में जमींदार वर्ग हुए और जो किसान वर्ग के लोग हुए, फैक्ट्री में पूंजीपति वर्ग हुए, उसके अंतर्गत लेबर वर्ग हुए। तो ये जो 2 वर्ग के लोग रहते हैं इसमें क्या होता है, आपस में एक संघर्ष विद्यमान रहता है कि पूंजीपति वर्ग के लोग चाहते हैं कि जो भी कमाई हो, जो भी लाभ हो, उन्हें ही ज़्यादा हिस्सा मिले, वो लेबर को, मजदूर को नहीं दे। और लेबर मजदूर अपने समाज में स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन पूंजीपति वर्ग से उनका संघर्ष विद्यमान रहता है। तो चाहे जैसा भी क्षेत्र हो, परिवार का ही अगर हम बात कर लें तो परिवार में क्या होता है कि पहले दादा दादी मालिक हैं तो वो मालिक रहे, फिर उनका जो बेटा हुआ, आपका के मम्मी पापा हुए तो वे फिर मालिक हुए। तो कि वह समाज में जो मालिक वर्ग का है वो स्थान में परिवर्तन होते ही रहता है और उसी में संघर्ष रहता है। अगर 2 भाई रहे तो 2 भाइयों के बीच फिर संघर्ष रहता है कि परिवार का मुखिया कौन सा बने। तो इसी को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बोला है। तो इसका किसने बताया था? AR देसाई ने इसमें वर्णन किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 244 पूछा जा रहा है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत जैसा कि हम लोग जानते हैं किसने प्रतिपादित किया था? इमाइल दुर्कheim ने। इनका धर्म का सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका लेकर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बता दूंगी। उसमें आप लोग को पूरे अच्छे से धर्म का सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगी इमाइल दुर्कheim का। तो इमाइल दुर्कheim जो थे वो धर्म का सामाजिक सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था और धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन में उनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। वो हम लोग उसके अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो वो हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। तो उनकी जो पुस्तक थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने धर्म के सामाजिक सिद्धांत के बारे में व्याख्या की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 245 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है?
आपसे कथन एग्जाम में पूछे गए, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, GIC का एग्जाम हो, GDC का एग्जाम हो, UGC नेट का एग्जाम हो, या फिर MA का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इसके अंतर्गत सोशियोलॉजी में आपको थिंकर्स के जो थाउट्स है वो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये भी एक थाउट है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जैसे मदन एवं मजुमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जितने भी थाउट्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी में नोट डाउन करके उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। इसका लेकर भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बता दूंगी, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को बने रहें तथा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है? मदान एवं मजुमदार ने। क्यों कहा था कि समाज क्या होता है कि उसको अगर बांटा जाए तो उसे जाति में तथा वर्ग में बांटा जाता है। जाति हर समाज में, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें जाति की व्यवस्था पाई ही जाती है। तो उसमें बताया कि जो जाति होती है उसमें व्यक्ति अपने जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं, जाति से बाहर खान पान नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि एक बंद कमरे के जैसा हो गया कि उसे अपनी जाति के अंतर्गत ही हर कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है। और मदान एवं मजुमदार के बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो जो मदान जी थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानव साथ विभाग की स्थापना करने वाले जाने माने विद्वान माने जाते हैं। और मजुमदार ने उत्तर प्रदेश के जाति जो संस्तरण था उसका अध्ययन किया था और ज्यामितीय मापदंड का प्रयोग कर उसमें प्रयोग किया था। और उनके ही अनुसार कहा जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 246 पूछा जा रहा है कि औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जॉर्ज सिमेल, L.A. कोजर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जैसा कि मैंने आपके पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने क्या था, 2 प्रकार के वर्गों का वर्णन किया था। समाज के चाहे जैसा भी वर्ग उसमें 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो एक क्या, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के रूप में भी उन्होंने बताया था। अब कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे वे वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं और उन्होंने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में इन 2 वर्गों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और उनकी जो पुस्तक थी जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने एक स्थान पर वर्ग की व्याख्या की थी। और उनकी जो धारणा थी वो निश्चित ये धारणा वो मानते थे कि जो पूंजीवादी समाज है उसकी एक विशेषता क्या है कि उसका वर्ग का होना। इस पुस्तक के अंतर्गत ही मार्क्स और एंगल्स जो उनके सहयोगी थे ने स्वयं में वर्ग तथा स्वयं में के लिए वर्ग 2 नई अवधारणाओं का उन्होंने वर्णन किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 247 पूछा जा रहा है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे थाउट्स और बुक्स नेम तो ये पूछे ही जाएंगे। तो ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई है। इरावती कर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के एक बहुत ही कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उन्होंने अपनी जो MA की पढ़ाई वो बम्बई के विश्वविद्यालय में की। और उनके जो गुरु थे GS घुरिये, जिन्हें गोविंद सदाशिव घुरिये भी किया कहा जाता है, उनके सानिध्य में रहकर और PhD उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? बर्लिन से। वहाँ पे उन्होंने अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की। और शिक्षा जब उनकी समाप्ति हुई तो फिर सन 1939 में से लेकर अपनी मृत्यु तक इरावती कर्वे जो थे वो पूना के जो प्रख्यात डेक्कन कॉलेज है वहाँ पे हुए MA विभाग में और रिसर्च वहाँ का जो और सेंटर है वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया था। और श्रीमती जो इरावती कर्वे हैं वो भारत में नातेदारी के समाजशास्त्रीय मानव शास्त्रीय अध्ययन की भी अगुवा रही है।
इस संबंध में उन्होंने बहुत सारी उनकी जो प्रसिद्ध कृति है 1953 में आई थी, भारत में नातेदारी संगठन, इसके अंतर्गत भी उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इरावती कर्वे के द्वारा। हमारा क्वेश्चन नंबर 248 पूछा जा रहा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेवी फरेरा, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया और एम.एन. श्रीनिवास। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो पुस्तक है ये के.एम. कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। के.एम. कपाड़िया के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि गोविंद सदाशिव घुरिये के बाद विश्वविद्यालय, जो बम्बई के जो विश्वविद्यालय था, उसमें समाजशास्त्र के विभाग के पद पे के.एम. कपाड़िया को उन्होंने जब पदभार अपना संभाला तो उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक मैरिज और फैमिली इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में के.एम. कपाड़िया को भी समाजशास्त्र का प्रथम पीढ़ी के रूप में जाना जाता है और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक में उन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों के बारे में बताया था। वे 3 उद्देश्य थे धर्म, प्रजा का अर्थात हो गया संतान को पालना, और तीसरा यौन इच्छा। ये तीनों के बारे में उन्होंने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक में वर्णन किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 249 पूछा जा रहा है कि दक्षिणी भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया था? तो दक्षिणी भारत के जो कुर्गों का जब उन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन किया था तो इसमें कौन सी अवधारणा को उन्होंने वर्णन किया था? पश्चिमी एवं आधुनिकरण, पश्चिमी एवं संस्कृतिकरण, आधुनिकरण एवं संस्कृतिकरण। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी एवं संस्कृतिकरण। जी.एस. घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये, उसके बाद फिर आर.के. मुखर्जी, N.K. बोस, D.P. मुखर्जी, ये एम.एन. श्रीनिवास, ये सभी क्या थे? प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के रूप में देश और विदेश में जाने जाते थे। तो इसमें जो एम.एन. श्रीनिवास थे, जिनका कि पूरा नाम क्या था? मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास इनका पूरा नाम था। इनमें उनका स्थान जो था वह सर्वोपरि उनका स्थान था। उनकी जो बहुचर्चित एवं बहुविज्ञापित जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो विश्व के समाजशास्त्रीय रंगमंच पर एक उन्होंने क्या था? नायक के रूप में उन्हें प्रतिस्थापित करता है। और इसके अंतर्गत उन्होंने प्रभु जाति की भी मतलब संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी, इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की, पश्चिमीकरण की, आधुनिकरण की, लौकिकरण की, इन प्रकार के सभी अवधारणाओं को उन्होंने वर्णन किया था। और साथ ही साथ भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन किया, और जैसे कि सहभागी अवलोकन की पद्धति भी बोला जाता है, जिसका भी उन्हें जनक माना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 250 पूछा जा रहा है कि किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? तो पहले चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ल्यूड्यूमा, बी.आर. अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा और N.K. बोस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग होते हैं, जो अस्पृश्यता की समस्या से जो ग्रसित लोग होते हैं, उन्हें उपाश्रित मतलब उन्हें उपेक्षा की जा रही है, उनका उस प्रकार से मान सम्मान नहीं है। तो ये अवधारणा कौन दी थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई थी, जिन्हें अछूतों का मसीहा भी समझा जाता है, और उन्होंने मताहत लोगों का नेता भी कहा जाता है। मताहत का मतलब होता है जो सवल्टर्न लोग होते हैं, जो अस्पृश्य लोग होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जाता है, छुआछूत की जो अवधारणा पाई जाती है, उनका भी मसीहा माना जाता है। तो उन्हीं का एक बिंदु कार्यक्रम था, जाति को नष्ट कर दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी इसी अवधारणा के उन्होंने अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता उन्मूलन की व्याख्या की है।
इसमें उन्होंने बताया है कि जब जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तभी धर्म ठीक प्रकार से अपना काम कर पाया जाएगा, तभी धर्म का ग्रोथ हो पाएगा। इसलिए उन्होंने इसकी जो वर्णन है वो अपने उपासित परिप्रेक्ष्य में की है। तो आज हम लोग का 250 तक का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। मुझे ये आशा है कि आपको ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा इसके साथ ही मेरे आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुँच जाए। और हम लोग चलिए सब कोई अच्छे से मिलकर अपने एग्ज़ाम की डट कर तैयारी करते हैं। थैंक यू।